देवराज चांद जब वहां से रिमी की कार लेकर भागा तो सबसे पहले उसने पीछे लगी कार से पीछा छुड़ाया था। इसमें उसे 15 मिनट लग गए। कंधा तुरंत सुन्न होने की वजह से बायां हाथ कम रफ्तार से चल रहा था, परंतु जैसे तैसे वो इस वक्त काम को खींच रहा था। पीछे से फुर्सत पाकर उसने सोहनलाल को फोन किया। तुम कहाँ हो? उधर से सोहनलाल की छूटते ही आवाज आई। न तो तुम्हारा मोबाइल मिल रहा है, न ही जगमोहन। मेरा मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है। जगमोहन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। उस दिन तुम मिले, तब तुम किसी काम में व्यस्त लग रहे थे। मैं तुम्हें कार और पैसे देकर आया, परंतु तब से परेशान था कि तुमने मुझे साथ क्यों नहीं। तब मैं तुम्हें साथ रखने की स्थिति में नहीं था। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। अब वो काम खत्म हो गया? काम अभी उसी स्थिति में है। सब कुछ वैसा ही है। किस काम में हो कि तुम कहाँ हो? देवराज चौहान ने पूछा। बांद्रा में। कुछ देर में अपने फ्लैट पर पहुंच जाऊंगा। कोई ऐसी जगह है जहां मैं रह सकूं और किसी को पता न चले? मेरे फ्लैट पर? वो लोग वहां भी पहुंच सकते हैं। कौन लोग? मिलने पर बताऊंगा। तुम बताओ कि मैं कहाँ पर आऊं? चंद पलों की चुप्पी के बाद आवाज आई सोहनलाल की। मैं तुम्हें एक पता बताता हूँ, वहां आ जाओ। सुरक्षित जगह है वो? पूरी तरह। कहने के साथ ही सोहनलाल ने पता बताया। उसके कुछ देर बाद ही रिम्मी का फोन आया था। अगला दृश्य। मोहम्मद खान सुबह से ही उस इमारत के से बाहर नहीं निकला। वो इमारत के भीतर ही काम पर व्यस्त था। इस वक्त दिन के 12 के ऊपर का वक्त हो रहा था। मोहम्मद खान फोन पर बात कर रहा था। पागले, तुम अभी तक चंकी नाम के उस व्यक्ति की तस्वीर हासिल नहीं कर पाए। ये पता नहीं लगा पाए कि वो रहता कहाँ है, जबकि ये दोनों मामूली काम है। तुम ठीक से? खान साहब, पागले की आवाज आई। 24 घंटों से मैं और कई आदमी चंकी की तस्वीर पाने को भागे फिर रहे हैं। एक दो लोग उसकी पहचान के हैं, परंतु उनके पास भी चंकी की तस्वीर नहीं मिली। वो ये भी नहीं जानते कि चंकी रहता कहाँ है। उनका कहना है कि चंकी ने जब मिलना होता है तो वो खुद आ जाता है। उनसे चंकी का फोन नंबर मिल सकता है? नहीं है उनके पास। चंकी ने उन्हें अपना मोबाइल नंबर नहीं दे रखा। चंकी अपनी पहचान वालों के पास जब आता है तो खुद ही आता है, और फोन करता है तो पब्लिक बूथ से फोन करता है, मोबाइल से नहीं। अजीब बात है। चंकी सतर्क रहने वाला इंसान लगता है। सुना है वो जो काम हाथ में लेता है उसे पूरा करता है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने चंकी की तस्वीर पा ली या उसे ढूंढ लिया? मोहम्मद खान ने तीखे स्वर में कहा, और फोन बंद करके टेबल पर रख दिया। चेहरे पर उखड़े भाव थे। तभी एक आदमी ने भीतर प्रवेश किया। आपने बुलाया? उसने पूछा। नीचे बोल दो कि क्या कार तैयार रखे, चलना है, मोहम्मद खान ने कहा। वो आदमी बाहर निकल गया। साला एक आदमी नहीं ढूंढा जा रहा, मोहम्मद खान बड़बड़ाया। कि तस्वीर तक नहीं ढूंढ पा। इस पल टेबल पर रखा उसका मोबाइल बजने लगा। हेलो, मोहम्मद खान ने बात की। बाहर की भी खबर है कुछ? टोनी पार्कर की आवाज कानों में पड़ी। ओह पार्कर साहब, मोहम्मद खान के होंठों से निकला। क्या हुआ बाहर? नागरे के फार्म हाउस वाले बंगले पर 100 से ज्यादा लोगों ने हमला किया है। काफी गोलाबारी हुई। नागरे और गोपाल वहां नहीं थे तब, परंतु वहां तगड़ा इंतजाम था। हमला करने वालों ने वहां के सब लोगों को मार दिया, और खबर है कि वहां कैद देवराज चौहान के साथी जगमोहन को छुड़ा लिया गया। ओह, देवराज ने जगमोहन को छुड़ा? देवराज ने ये काम नहीं किया। कुंदा मालवे नाम के छोटे से गैंगस्टर ने ये सब किया है। कुंदा मालवे? ये कहाँ का गैंगस्टर है पार्कर साहब? चूना भट्टी के इलाके में इसका ठिकाना है। लेकिन कुंदा मालवे ने जगमोहन को क्यों छुड़ाया, ये अभी तक पता नहीं कि देवराज चौहान ने उसे ऐसा करने को कहा हो। दोनों की अच्छी पहचान हो सकती। मोहम्मद खान बोला। पता नहीं सच क्या है। कुंदा मालवे को ढूंढो, हो सके तो उससे जगमोहन को ले लो। ठीक है पार्कर साहब। तब नागरे और गोपाल कहाँ थे? वो 15 मिनट पहले ही कार पर वहां से गए थे। किस्मत अच्छी थी जो बच गए। नागरे के ठिकाने पर कितने लोग थे? 25 के करीब। हमला करने वाले भी मरे हुए। जाहिर है कुछ तो मरे हैं। तुम कुंदा मालवे की फौरन तलाश करवाओ। अभी करवाता हूँ। चंकी के मामले का क्या हुआ? ना तो उसकी तस्वीर मिली है और ना ही उसके ठिकानों का पता लगा है। ये तो गलत बात है खान। कोशिश की जा रही है। इस मामले को कौन देख रहा है? वागले। वो कहता है कि चंकी सतर्क रहने वाला इंसान है, परंतु वो कोशिश कर रहा है कि इतनी देर नहीं लगनी चाहिए थी इस काम में। टोनी पार्कर का कानों में पड़ने वाला स्वर शांत था। मोहम्मद खान ने जवाब में कुछ नहीं कहा। इधर से टोनी पार्कर ने फोन बंद कर दिया। मोहम्मद खान ने उस पल वागले का नंबर मिलाया। बात हुई तो मोहम्मद खान तेज स्वर में बोला। पार्कर साहब मुझ पर गुस्सा हो रहे थे कि चंकी का अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। मैं उसकी तलाश में। जल्दी कर वागले,
अगर उसने त्रेहन को मारा है तो ये बात हमें पता लग जानी चाहिए। उसकी तस्वीर ढूंढ या उसे ही ढूंढ। पार्कर साहब क्या सोचेंगे कि वागले ये मामूली काम नहीं कर सका। मोहम्मद खान ने तीखे स्वर में कहा और फोन बंद कर दिया। बड़बड़ाया, पता तो चले कि त्रेहन को किसके इशारे पर मारा चंकी ने। फोन पुनः बजा। बोल। मोहम्मद खान ने फोन कान से लगाकर उखड़े स्वर में कहा। खान, मैं जितेन। तू तो देवराज चौहान पर नजर रख रहा है, क्या हुआ, कोई नई बात? मोहम्मद खान ने पूछा। उधर से जितेन ने सब कुछ बताकर कहा। देवराज चौहान ने मेरे से पीछा छुड़ा लिया था, परंतु मैंने उसे पुनः ढूंढ लिया, निकाला, और अब उसके पीछे हूँ। शुक्र है कि तूने उसे खोया नहीं, वरना पार्कर साहब ने गुस्सा हो जाना था। मोहम्मद खान ने सोच भरे स्वर में कहा। रिमी और जावेद को रिवॉल्वर दिखाई देवराज चौहान ने? हाँ। तब मैं अपनी कार में बैठा सब देख रहा था। मतलब कि देवराज चौहान ने मोहन दासा को भी झटक दिया, लेकिन अब तक देवराज चौहान उसके साथ क्यों चिपका हुआ था? कोई तो बात होगी। ये पता नहीं बीच की क्या बात है। तेरे साथ और आदमी भी तो थे दूसरी कार में। मैंने तब उन दोनों को वैन के पीछे भेज दिया था। मुझे यकीन था कि देवराज चौहान उस वैन में मोहन दासा से मिला होगा। मैं ये बात पक्की करना चाहता था। अब तू देवराज चौहान के पीछे है? हाँ। देख तो कहाँ ठहर जाता है। उसके दिमाग में जरूर कुछ है, जो कभी इस होटल तो कभी उस होटल में ठहर रहा है। वो जहां भी रुके मुझे बताना। मैं तेरे पास और आदमी भेज दूंगा। इस तरह उस पर नजर रखने में आसानी होगी। ठीक है। मोहम्मद खान ने फोन बंद किया। चेहरे पर सोच के निशान थे। फोन टेबल पर रखा और अटैच बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोया। जब वापस आया तो मोबाइल बजने लगा। हेलो। मोहम्मद खान ने बात की। दूसरी तरफ जितेन था। उन दोनों का अभी अभी फोन आया जो वैन के पीछे गए थे। उन्होंने बताया कि वो वैन एक रिहायशी इलाके में एक बंगले के सामने जाकर रुकी। बंगले में डॉक्टर का क्लिनिक है। बोर्ड लगा है। वैन से एक आदमी निकलकर बंगले में गया और ड्राइवर भी बंगले में चला गया। उन दोनों ने वैन के भीतर झांका और वो कहते हैं कि वैन के भीतर से भीतर एम्बुलेंस जैसी है। वैन भीतर से एम्बुलेंस जैसी है। एम्बुलेंस जैसी? मोहम्मद खान के होठों से निकला। हाँ, वो मोहनदासा भीतर नहीं था? नहीं। शायद भीतर वो डॉक्टर ही था। उनका कहना है कि देवराज चौहान को उतारने के बाद वो रास्ते में जब एक लाल बत्ती पर रुकी तो वैन में से एक आदमी और निकल कर गया था। वो एम्बुलेंस जैसी वैन थी तो देवराज चौहान उसमें क्या करने, कहते कहते मोहम्मद खान ठिठका। उसकी आंखें सिकुड़ी। दो पल के लिए होंठ भिजे। फिर बोला, ठीक है। तुम देवराज चौहान के पीछे हो ना? हाँ। उसे अपनी निगाहों में रखो, कहकर उसने फोन बंद कर दिया और टोनी पार्कर को फोन किया। कहो। टोनी पार्कर की आवाज कानों में पड़ी। मेरे ख्याल में देवराज चौहान ने अपने कंधे में फिट डिवाइस को निकलवा लिया है। आपको नागरे ने बताया था ना कि उसने देवराज चौहान के कंधे में डिवाइस फिट कर रखी है, और इस तरह वो देवराज चौहान पर नजर। देवराज चौहान ने डिवाइस निकलवाई कैसे? पार्कर का स्वर कानों में पड़ा। मोहम्मद खान ने जितेन की बताई सारी बात बताकर कहा। उस वैन का एम्बुलेंस होना ही ये जाहिर करता है। देवराज चौहान को पता कैसे चला कि उसके कंधे में डिवाइस है? ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ कि पता कैसे चला। देवराज चौहान बहुत तेजी से काम कर रहा है। उधर कुंदा मालवीय ने नागरे के यहाँ हमला कर पे जगमोहन को आजाद करा लिया। इधर डिवाइस निकलवाने का इंतजाम कर रखा था। हम उसे कम समझ रहे थे। वो शातिर है। कुंदा मालवीय ने देवराज चौहान के लिए जगमोहन को आजाद कराया? इस बात की संभावना तो बनती है। जितेन की नजर देवराज चौहान पर है। हाँ, वो उसके पीछे है और देवराज चौहान का ठिकाना देखकर मुझे फोन करेगा। तुम देवराज चौहान के बारे में मुझे खबर करते रहना। बातचीत खत्म हो गई। मोहम्मद खान ने अपने अन्य आदमियों को फोन किया कि कुंदा मालवीय को तलाश करें। अगला दृश्य। चंकी सुबह से ही इस ठिकाने के बाहर कार में मौजूद था। इस वक्त दोपहर के 2 बज चुके थे। चंकी कार से बाहर नहीं निकला था और नजरें उस इमारत के गेट पर थीं। चंकी में सबसे बड़ी खासियत थी कि वो धैर्य के साथ काम करता था। 2 दिन भी पूरा उसे एक जगह पर टिकना पड़े तो बिना खाए पिए वो शांत रहकर टिका रहता था। ऐसे मौकों पर उसे भूख नहीं लगती थी। ध्यान सिर्फ काम पर होता था। और अब भी यही हो रहा है। एकाएक चंकी की आंखें फुर्ती से घूमी। वो सतर्क हो गया। उस गेट उस ठिकाने के गेट से काले रंग की लंबी कार बाहर निकली थी। और यही कार इन दिनों मोहम्मद खान का इस्तेमाल और यही कार इन दिनों मोहम्मद खान इस्तेमाल कर रहा था। टंकी की आंखें उस कार पर थी। कार के शीशे काले थे, परंतु भीतर 4 लोगों के बैठे होने का एहसास उसने पा लिया था। आगे की खिड़की का आधा शीशा नीचे गिरा हुआ था। कार जब पास से निकली तो चंकी को मोहम्मद खान की झलक मिली, जो कि पीछे वाली सीट पर था। चंकी ने तुरंत कार स्टार्ट करके घुमाई और उस कार के पीछे लग गया। दोनों कारों में काफी फासला रखा उसने कि आगे वाली कार को पीछा होने का शक न हो।
सड़क पर भारी ट्रैफिक था, लेकिन चंकी को ट्रैफिक से कोई परेशानी नहीं थी। 20 मिनट बाद वो आगे वाली कार एक व्यावसायिक इमारत के सामने सड़क के किनारे रुकी तो कार का पीछे का दरवाजा खुला। मोहम्मद खान एक व्यक्ति के साथ बाहर निकला और इमारत की तरफ बढ़ गया। सड़क किनारे कार खड़ी होने का मतलब था कि मोहम्मद खान ने अभी वापस आ जाना था। चंकी ने अपनी कार 50 कदम पीछे रोकी। वो कुछ पल मोहम्मद खान को उस आदमी के साथ जाता देखता रहा, फिर उसने कपड़े में से रिवॉल्वर निकाली, डैशबोर्ड से साइलेंसर निकालकर नाल पर चढ़ाया, रिवॉल्वर को कमीज के भीतर पैंट में फंसाया और कार से निकलकर आगे वाली कार की तरफ बढ़ गया। चंकी की चाल में लापरवाही थी। उसकी बंदर जैसी निगाह हर तरफ जा रही थी। चंकी कार के पास पहुंचा। ड्राइवर वाला आधा शीशा नीचे गिरा हुआ था। स्टीयरिंग सीट पर एक आदमी बैठा था। चंकी ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाली और रिवॉल्वर वाला हाथ कार के नीचे हुए शीशे के भीतर डाला और ट्रिगर दबा दिया। पिट की मध्यम सी आवाज उभरी। गोली ड्राइवर की छाती में जा लगी। कार की पीछे वाली सीट पर भी एक आदमी बैठा था। यह सब होता देखकर वो हक्का बक्का रह गया। उसी पल चंकी ने रिवॉल्वर की नाल पीछे की तरफ की ओर की और ट्रिगर दबा दिया। पिट। पहले जैसी आवाज उभरी और गोली उस व्यक्ति की गर्दन में जा लगी। वो सीट पर ही लुढ़क गया। चंकी ने आसपास नजरें घुमाई। सब ठीक था। सड़क पर से उसकी पीठ पीछे से बराबर ट्रैफिक निकल रहा था। यहाँ की किसी को खबर नहीं हुई थी कि क्या हुआ। चंकी ने पुनः कार के भीतर देखा। पीछे वाले का काम हो चुका था, परंतु ड्राइवर की सीट पर जो व्यक्ति बैठा था वो छाती पर गोली खाने के बाद भी आधा होश में था। वो दरवाजा खोलकर बाहर लुढ़क सकता था और लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो सकती थी। चंकी ने रिवॉल्वर की नाल उसके माथे से लगाई और ट्रिगर दबा दिया। पिट। उसकी गर्दन को झटका लगा और वो एक तरफ लुढ़क गया। चंकी ने आसपास देखा। सब ठीक पाकर उसने रिवॉल्वर वाला हाथ बाहर निकाला और हाथ में दबी रिवॉल्वर को कमीज के भीतर पैंट में फंसाया और कार से 10-15 कदम दूर हटकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई दो खून करने के बाद इस कदर शांत रह सकता है। 5-7 मिनट बीते कि चंकी ने मोहम्मद खान को उसी आदमी के साथ लौटते पाया। चंकी ने मुंह फेर लिया, वहीं खड़ा रहा। मोहम्मद खान तेजी से चलता हुआ कार तक पहुंचा। पिछला दरवाजा खोला और भीतर बैठने के लिए टांगों को अंदर झुका ली। फिर बिजली के करंट की भांति पीछे हटा। उसके साथी का भी यही हाल था। वो ड्राइवर की लाश देख चुका था तब तक। मोहम्मद खान ने होंठ भींचे नजरें हर तरफ घुमाई। अगले ही पल 15 कदम दूर खड़े चंकी पर निगाह जाकर अटकी। चंकी का हुलिया उसे मालूम था और बंदर जैसे हुलिये के दम पर उसने चंकी को फौरन पहचाना। चंकी तब उसे ही देख रहा था। दोनों की नजरें मिली। मोहम्मद खान के होंठ भिजे हुए थे, जबकि चंकी का चेहरा सपाट था। कई पल ऐसे ही बीत गए। तभी चंकी अपनी जगह से हिला और मोहम्मद खान की तरफ आने लगा। सतर्क रहो, मोहम्मद खान ने अपने साथी से कहा। इसने ही इन दोनों को मारा है। उसके साथी ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में छिपा ली। मोहम्मद खान की निगाह चंकी पर थी। चंकी 4 कदमों की दूरी पर आकर ठिठका। तो तुम चंकी हो? मोहम्मद खान गुर्राया। चंकी ने सहमति से सिर हिलाया। जानते हो तुम क्या कर रहे हो? हमारे खिलाफ चलने का मतलब जानते हो? मोहम्मद खान के दांत भिज गए। चंकी ने मोहम्मद खान को घूरा। रेहन को तुमने मारा? चंकी ने पुनः सहमति से सिर हिलाया और उसी पल फुर्ती से पलक झपकते ही रिवॉल्वर कमीज के नीचे से निकाली और मोहम्मद खान से कुछ हटकर खड़े आदमी पर गोली चला दी। वो चंकी पर फायर करने जा रहा था। गोली उसकी छाती में लगी और कार से टकराता चीखकर वो नीचे जा गिरा। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर सड़क पर जा गिरी। नीचे गिरा वो तड़प रहा था। मोहम्मद खान हक्का बक्का रह गया। सड़क पर से निकलते कई वाहनों में बैठे लोगों ने ये सब देखा, परंतु चंकी को किसी की परवाह नहीं थी। चल, चंकी बोला, तेरे से बात करनी है। मोहम्मद खान के चेहरे पर बेचैनी दिखी। मैं तेरे को भी शूट कर सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं कर रहा हूँ। वो पीछे मेरी कार खड़ी है, उसमें चल, नहीं तो अब मैं तुझे भी गोली मार दूंगा। चंकी के स्वर में खतरनाक भाव थे। मोहम्मद खान चल पड़ा। चंकी अपने रिवॉल्वर वापस पैंट में फंसाते हुए कहा, मुझे मजबूर मत करना रिवॉल्वर निकालने के लिए। तेरी रिवॉल्वर कौन सी जेब में है? दाई जेब में। मोहम्मद खान भींचे स्वर में कह उठा। चंकी ने उसकी जेब से रिवॉल्वर निकालकर अपनी जेब में रख ली। जानता है तू क्या कर रहा है? मोहम्मद खान गुर्राया। जानता हूँ। टोनी पार्कर के खिलाफ खड़ा हो रहा है तू। जुबान बंद रख। चंकी ठंडे स्वर में बोला। क्या चाहता है मुझसे? बात करनी है। क्या? सुन लेना। रेहन को तुमने मारा? हाँ। वो मेरी बातों का ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। तू मेरी बात का ठीक से जवाब देगा तो जिंदा रहेगा। बहुत बड़ा दादा है तू। जब गोली तेरे सिर में जाएगी तो पता चल जाएगा। चंकी का स्वर ठंडा था। दोनों कार के पास पहुंचे।
तू कार चलाएगा और मैं रिवॉल्वर लेकर पीछे वाली सीट पर बैठूंगा, चंकी बोला। मोहम्मद खान ने उसे मौत भरी निगाहों से देखा। चंकी ने सर्द भाव से कार के भीतर बैठने का इशारा किया। मोहम्मद खान ने स्टीयरिंग सीट संभाल ली। चंकी पीछे जा बैठा। ऐसी जगह चल जो वीरान हो और तेरे मेरे अलावा वहां कोई दूसरा ना हो। मोहम्मद खान ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। मेरे को भी त्रेहन की तरह मारेगा? मोहम्मद खान कड़वे स्वर में बोला। अगर तूने मुझे सही जवाब न दिए तो तू भी त्रेहन की तरह मरेगा, चंकी ने सपाट स्वर में कहा। मैंने तो तेरे बारे में सुना है कि तू पेशेवर हत्यारा है। हाँ, तो ये काम किसके इशारे पर कर रहा है? मोहनदासा या नागरे केले वाला? ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अपने लिए? जबान बंद रख। चंकी ने रिवॉल्वर निकालकर उसके कंधे पर ठकठकाई। चुपचाप कार चला। सुनसान जगह पर चल जहां हम बात कर सकें। अब बीच में मत बोलना। मोहम्मद खान बच्चा नहीं था। सारी उम्र उसकी इन्हीं लोगों में और ऐसे ही हालातों में बीती थी। चंकी के व्यवहार से वो पलों में समझ गया कि चंकी उसे खत्म करने का इरादा रखता है, परंतु इस बात को लेकर कश्मकश में था कि वो उसे वीरान जगह पर क्यों ले जा रहा है। गोली तो उसे कहीं भी मार सकता है, यानी कि ये कोई बात करना चाहता है। मोहम्मद खान को इस बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं आया कि चंकी अपने लिए काम कर रहा है। पेशेवर हत्यारा अपने लिए किसी की हत्या क्यों करेगा? और टोनी पार्कर से तो पंगा लेने की सोचना भी आसान नहीं था। जो भी हो, मोहम्मद खान का दिमाग अपने को बचाने की जुगत में लग गया था कि ये वक्त उस पर भारी है। किसी तरह खुद को बचा ले तो फिर इसे ठोकेगा। 40 मिनट बाद चंकी के बताए रास्ते पर कार चलाकर वो वीरान जगह पहुंचे। ये चट्टानों से भरा इलाका था। दूर समंदर नजर आ रहा था। कहीं कहीं नारियल के पेड़ थे। समुद्र के पार सूर्य पश्चिम की तरफ सरकता महसूस हो रहा था। तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मोहम्मद खान बड़ी सी चट्टान के पीछे कार रोकता कह उठा। हाँ। कब से? मैं कई दिनों से तुम्हारे पीछे हूं और इस मौके की तलाश में था। चंकी का कार चंकी कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलकर कह उठा। बाहर निकल। चंकी बाहर निकला। मोहम्मद खान बाहर निकला। रिवॉल्वर चंकी के हाथ में दबी थी। वहां आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। दोनों की नजरें मिली। चंकी की आंखों में सर्द भाव थे। टोनी पार्कर को तुम जैसे हत्यारे की जरूरत है। तुम्हें हमसे बढ़िया काम मिल सकता है, मोहम्मद खान बोला। तिरहन ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और मैंने उसे गोली मार दी। अब तू मेरी बात का जवाब दे, बिल्कुल सही सही जवाब। झूठ बोला तो उसी वक्त शूट कर दूंगा। मैं ये मामला पहले से ही जानता हूँ, इसलिए तेरे झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं। चंकी सर्द भाव से मोहम्मद खान की आंखों में देखता कह उठा। सवाल कर। मोहम्मद खान को इस खतरनाक वक्त का एहसास हो गया था। चंद पल उनके बीच मौत भरी खामोशी से बीते, फिर चंकी बोला। मुगल बादशाह की दौलत के बारे में इस वक्त क्या चल रहा है? बात कहाँ तक पहुंची? सब बता मुझे। मोहम्मद खान की आंखें आंखें सिकुड़ी। तुरंत ही वो संभल गया। तो तुम भी इस चक्कर में? जवाब। चंकी ने सर्द स्वर में कहा। सिर्फ जवाब दे। मामला बहुत कुछ मुझे मालूम है। जहां भी तू गलत बोला, बात को टालने की कोशिश की, वहीं शूट कर दूंगा तुझे, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब दूसरे लोग भी दे सकते हैं। ताजा हालात क्या हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। बता इस वक्त क्या हो रहा है? देवराज चौहान के कंधे में नागरे ने डिवाइस फिट करके उसे आजाद कर दिया था। उस डिवाइस से नागरे को उसकी स्थिति का पता चल रहा था। नागरे का इरादा था कि देवराज चौहान मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंचेगा, तब नागरे वहां जा पहुंचेगा। परंतु देवराज चौहान को जाने कैसे डिवाइस का पता चल गया। उसने डिवाइस निकलवा ली। बोलता रहे। टंकी बराबर उसे घूर रहा था। देवराज चौहान का साथी जगमोहन नागरे की कैद में था। मेरे ख्याल में देवराज चौहान उसे हर हालत में आजाद कराना चाहता था। वो गुपचुप तौर पर जगमोहन को आजाद कराने का प्लान बनाता जा रहा था। हमारी उस पर नजर थी, परंतु हमें भी पता नहीं चल पाया कि वो ऐसी किसी कोशिश में है। मोहन दासा के आदमियों की नजर में था। मुझे लगता है कि दासा को भी नहीं पता चल पाया कि देवराज चौहान किस फेर में है, जबकि मोहन दासा की छोकरी देवराज चौहान से बातचीत भी कर रही थी। परंतु देवराज चौहान ने कुंदा मालवीय नाम के गैंगस्टर का इस्तेमाल किया जगमोहन को छुड़ाने के लिए। देवराज चौहान शायद फोन पर कुंदा से संपर्क में था। कल रात कुंदा मालवीय ने मुंबई के 100 से अधिक लड़कों को इकट्ठा किया, उन पर पैसे लुटाए, उन्हें हथियार दिए, और अब से 3 घंटे पहले नागरे के फार्म हाउस पर उन लोगों ने हमला कर दिया, जहां जगमोहन कैद था। तो जगमोहन को कुंदा मालवीय ले गया? चंकी ने पूछा। हाँ। नागरे मारा गया? उस वक्त नागरे और गोपाल नाले वहां मौजूद नहीं थे, मोहम्मद खान ने बताया। अब देवराज चौहान कहाँ है? मैं नहीं जानता। तेरा? चंकी ने सर्द स्वर में कहा। आदमी तो उसके पीछे होगा। हाँ, जितेन उसके पीछे है। मोहम्मद खान ने सूखे होंठों पर जीभ फेर कर उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर पर नजर मारी। परंतु जितेन ने अभी बताया नहीं कि देवराज चौहान किधर पहुंचा। दासा की कौन सी छोकरी देवराज चौहान से बातचीत कर रही थी? रिमी।
रिमी नाम है उसका। साथ में जावेद नाम का आदमी भी था, परंतु इस मामले में रिमी आगे थी। चंकी की एकटक निगाह उस पर थी, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुगल बादशाह की दौलत किधर है? चंकी ने पूछा। मैं नहीं जानता। ये तो पता होगा किस शहर में है। नहीं पता। अपने आदमी जितिन को फोन लगा। पता लगा कि पता लगा कि बता कि देवराज चौहान किधर है। मोहम्मद खान ने चंकी की आंखों में देखा। लगा। चंकी का स्वर मौत की ठंडक से भरा था। मोहम्मद खान ने उसी पल मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। रह रहकर वो चंकी को भी देख लेता था। चंकी सतर्कता से रिवॉल्वर थामे उसे ही देख रहा था। चेहरा सपाट था। मोहम्मद खान ने फोन कान से लगा लिया। चेहरे पर गंभीरता, व्याकुलता थी। वो बार बार चंकी को देखे जा रहा था। इस वक्त मन में एक ही बात चल रही थी कि वो कैसे बचे। उसकी रिवॉल्वर चंकी ले चुका था, और मोहम्मद खान बहुत अच्छी तरह से जानता था कि इन बातों के बाद चंकी ने उसे शूट कर देना है। हेलो। मोहम्मद खान के होंठों से निकला। देवराज चौहान किधर? वो खार के तीसरे रास्ते पर 28 नंबर कोठी की बरसाती में गया है। तीसरी मंजिल पर 2 कमरे बने हैं, उनमें टिका है इस वक्त। जब वो उस कोठी पर पहुंचा तो बाहर गेट के पास एक सूखा पतला सा व्यक्ति उससे मिला। देवराज चौहान की उससे खासी पहचान लगती है। दोनों भीतर चले गए। फिर बाहर नहीं निकले? नहीं। शायद यही देवराज चौहान का ठिकाना है। मैं बाहर रहकर नजर रख रहा हूँ, परंतु मैं अकेला हूँ और इस तरह लगातार काम नहीं कर सकता। 3-4 बढ़िया आदमी मेरे पास भेजो। भेजता हूँ। देवराज चौहान का पीछा मत छोड़ना, कहकर मोहम्मद खान ने फोन बंद किया और सामने खड़े चंकी से कह उठा। जितेन इस वक्त देवराज चौहान के पीछे है, और देवराज चौहान हार के तीसरे रास्ते पर 28 नंबर कोठी की बरसाती पे है। उसके साथ एक सूखा पतला आदमी भी है। पारकर क्या सोचता है कि वो मुगल बादशाह की दौलत हासिल। तभी मोहम्मद खान फुर्ती से उछला और चंकी से जा टकराया। चंकी सावधान था, परंतु ये एकाएक हुआ। दोनों टकराए, नीचे गिर गए। मोहम्मद खान ने चंकी की कलाई को पूरी ताकत से जमीन के साथ सटा दिया, जिसमें रिवॉल्वर दबी हुई थी। वो अभी भी चंकी के आधे शरीर पर बैठा था। चंकी का बायां हाथ खाली था। चंकी ने बाएं हाथ से अपने पैंट की जेब में पड़ी मोहम्मद खान की रिवॉल्वर निकाली और उसकी पीठ से रिवॉल्वर की नाल टिकाकर ट्रिगर दबा दिया। तेज धमाका हुआ। मोहम्मद खान के शरीर को झटका लगा और वो जमीन पर लुढ़कता चला गया। चंकी आजाद हो गया। उठ बैठा। मोहम्मद खान को देखा, जो कि पीठ पर गोली लगने की वजह से उकड़ू सा हुआ जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। चंकी की आंखों में सर्द भाव थे। वो खड़ा हुआ और दाएं हाथ में दबी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर से मोहम्मद खान के सिर पर गोली मार दी। दोनों रिवॉल्वरों को अपनी जेब में डाले वो वहां से दूर होता चला गया। अगला दृश्य। नागरे केले वाला बहुत व्यस्त रहा सारा दिन। दोपहर को बंगले पर पहुंचा तो वहां पुलिस ही पुलिस थी। उसके सारे आदमियों की लाशें वहां दिखी। नागरे केले वाला क्रोध में पागल हो रहा था, परंतु पुलिस के सामने सब्र बनाए रखा। पुलिस के बड़े अफसर उससे नाराजगी दिखा रहे थे कि इतना बड़ा कांड हो गया, जबकि नागरे बात खत्म करने के लिए गोपाल नाले को 50 लाख का ब्रीफकेस तैयार करने को कह चुका था। परंतु पुलिस इतने बड़े हत्याकांड से सहमत नहीं थी। आखिरकार नागरे को पुलिस से वायदा करना पड़ा कि भविष्य में इतना बड़ा कांड नहीं होगा। पुलिस लाशें ले गई, 50 लाख का ब्रीफकेस ले गई। तब तक नागरे को खबर मिल चुकी थी कि कुंदा मालवे नाम के गैंगस्टर ने किराए के आदमियों के साथ उसके यहाँ हमला किया था। पुलिस के जाते ही नागरे ने कई जगह फोन करके कुंदा मालवे के बारे में जानकारी ली। कुंदा मालवे ने जगमोहन को क्यों आजाद कराया, वो उलझन में था। तभी गोपाल नाले उसके पास आकर बोला, देवराज चौहान चौहान शायद प्लेन में बैठकर दिल्ली की तरफ जा रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन पर जगहों का नाम तेजी से बदल रहे हैं, जहां जहां वो डिवाइस जा रही है। इसका मतलब वो मुगल बादशाह की दौलत पाने चल दिया। नागरे के दांत भिज गए। सिंथेटिक आदमियों की फौज बनाने का मेरा सपना जल्द पूरा होगा। पता करो कि मुंबई की कौन सी फ्लाइट दिल्ली की तरफ रवाना हुई है, और दिल्ली के लोगों को किराए पर लेकर एयरपोर्ट पहुंचने को कहो। उन्हें देवराज चौहान का हुलिया बता दो। कह देना कि उसे कुछ नहीं कहना, सिर्फ उस पर नजर रखें और हमें खबर देते रहें। ये काम मैं अभी करता हूँ, नाले बोला। मेरे ख्याल में कल सुबह तुझे भी दिल्ली चले जाना चाहिए। आज रात ही? आज नहीं, कल। पहले देख तो लें कि देवराज चौहान दिल्ली में कहाँ जाता है। उसके कंधे में फिर डिवाइस हमें बताती रहेगी कि वो कहाँ है। वो हमसे छुप नहीं सकता, नागरे ने सख्त स्वर में कहा। और ये कुंदा मालवे का क्या करना है? उसे ढूंढो, पकड़ो। उसका मुंह खुलवाओ कि जगमोहन को उसने क्यों आजाद करवाया। उसके बाद उससे जगमोहन को वापस लो और उसे शूट कर दो। ये काम आज रात ही हो जाना चाहिए। नागरे ने नाले को देखा। गोपाल नाले ने खतरनाक अंदाज में सिर हिलाया।
कुंदा मालवे से हमें कई नई बातें पता चलेंगी। नागरे गुर्रा उठा। गोपाल नाले पलटा और तेज तेज कदमों से वहां से चला गया। कुंदा मालवे जैसा मामूली गैंगस्टर मेरे से पंगा नहीं ले सकता। उसे जरूर किसी बड़े की शय है। तभी तो बड़बड़ाहट रुक गई नागरे की। जेब में पड़ा मोबाइल बजने लगा। हेलो। नागरे ने मोबाइल निकालकर बात की। मेरा तो दिल कांप रहा है ये सोचकर कि अगर आप भी वहां होते तो गोलियां आपको भी लग जाती। मैंने जिंदगी में जरूर अच्छे काम किए होंगे जो बच गए आप। मुन्नी की आवाज कानों में पड़ी। मैं ठीक हूँ। मेरी भी उम्र आपको लग जाए। आप ठीक क्यों ना होंगे? परंतु देवराज चौहान तो आपकी नजर में होगा वो। देवराज चौहान शायद प्लेन में बैठा दिल्ली जा रहा है। डिवाइस इसी बात का संकेत दे रही है। वो अब दौलत की तरफ बढ़ रहा है। मेरी उस पर नजर है। बहुत जल्दी उसके द्वारा दौलत पालूंगा मैं। ये तो अच्छी खबर है। कुंदा मालवे का क्या करोगे? वो तो नाले आज रात उसे निपटा देगा। नागरे कठोर स्वर में बोला। मैं अभी व्यस्त हूं। फिर बात करता हूं तुमसे। अगला दृश्य। नागरे से बात होने के बाद मुन्नी ने तुरंत दूसरी जगह फोन करके कहा। नागरे कहता है कि देवराज चौहान दिल्ली जा रहा है विमान में। डिवाइस ऐसा ही संकेत दे रहा है। देवराज चौहान इस वक्त खार के तीसरे रास्ते पर 28 नंबर कोठी की छत पर बने कमरे में है। वही स्वर मुन्नी के कान में पड़ा जो स्वर देवराज चौहान से डॉन जी कहकर बात करता था। उस पर मेरी नजर है। तो फिर नागरे। देवराज चौहान उस डिवाइस से छुटकारा पा चुका है और कोई डिवाइस को लेकर दिल्ली जाने वाले विमान में जा बैठा है। ये सब देवराज चौहान की प्लानिंग होगी नागरे को भटकाने के लिए। देवराज चौहान को डिवाइस में के बारे में कैसे पता चला? मुन्नी ने पूछा। मैंने उसे बताया था परंतु ये बात वो पहले ही जान चुका था। आज होटल से निकलकर उसने एक बंद वैन में सफर किया। मुझे पूरा यकीन है कि उसी दौरान उसके कंधे से डिवाइस निकाली गई। वैन में कंधे का छोटा ऑपरेशन करने का सामान मौजूद रहा होगा और कोई डॉक्टर भी भीतर होगा। देवराज चौहान उस डिवाइस को ही निकाले जाने का इंतजार कर रहा था। उसके निकलते ही उसने सबको धोखा देकर अपना ठिकाना बदल लिया। सारा इंतजाम उसने पहले ही कर रखा होगा। परंतु टोनी पार्कर का आदमी जितेन देवराज चौहान के पीछे है। उसने देवराज चौहान का पीछा नहीं छोड़ा। मैं उसे अभी भी देख रहा हूँ कि किधर है। जितेन को तुम्हारे बारे में नहीं पता? नहीं। नागरे भटक चुका है देवराज चौहान को लेकर। वो इस वक्त डिवाइस संकेत पर निर्भर है। मुन्नी मुस्कुरा पड़ी। नागरे के आत्मविश्वास ने उसे पछाड़ दिया। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है कि देवराज चौहान मुगल बादशाह की दौलत की तरफ जाएगा? लगता तो ऐसा ही है। कुंदा मालवे ने किसके लिए जगमोहन को आजाद कराया? इस बारे में मैं कह नहीं सकता। मैं पता लगवा रही हूँ। जल्दी तुम्हें बताऊंगी। तुम अकेले ही देवराज चौहान पर नजर रख रहे हो। दिक्कत आ रही होगी तुम्हें। मेरी फिक्र मत करो। मैं हर हाल में उस दौलत तक पहुंचना चाहता हूँ। क्योंकि बाकी का जीवन हम एक साथ क्योंकि बाकी का जीवन हमने एक साथ बिताना है। जिसके लिए दौलत की सख्त जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है। जब देवराज चौहान खिसके तो मुझे खबर कर देना। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अब तो कई दिन हो गए तुम्हें देखे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो ठीक रहेगा। मुन्नी ने गहरी सांस लेकर कहा। अभी देखते हैं कि देवराज चौहान क्या करता है। अगला दृश्य। शाम के 6 बज रहे थे। मोहनदासा ने चेहरे पर दाढ़ी लगा रखी थी। मूछें चिपकी थी, सिर पर विग थी और वो टैक्सी में सफर कर रहा था। शरीर पर कुर्ता पजामा पहन रखा था। आज 1.5 दिन बाद वो अपने छिपने के ठिकाने से बाहर निकला था। तंग आ गया था इस तरह छिपे रहने से। बाहर निकलकर पहले हुलिया बदला, फिर टैक्सी ली और अपने ट्रांसपोर्ट वाले ठिकाने की तरफ चल पड़ा जहां बसंत गोला मौजूद था। तिरहन की मौत के बारे में उसे तिरहन की मौत के बारे में उसे इस बात की तसल्ली हो गई थी कि टोनी पार्कर उस पर किसी तरह का शक नहीं कर रहा। फिर भी वो सतर्क था और हुलिया बदल कर निकला था। बसंत गोला उससे फोन पर संपर्क बनाए हुए था और हर ताजा खबर दे रहा था। मोहनदास अपने ट्रांसपोर्ट वाले ठिकाने पर पहुंचा। मेकअप किए होने की वजह से उसे बाहर खड़े आदमियों ने रोका। परंतु जब वो अपनी आवाज में बोला तो वो संभल गए। मोहनदास उस इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा जहां की जगह वो ही इस्तेमाल करता था। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसने गोला को फोन किया। तू किधर है? दासा ने छूटते ही पूछा। शिवाजी रोड पर। मैं इस ट्रांसपोर्ट वाले ठिकाने पर पहुंचा हूँ, दासा ने बताया। ओह। मैं आधे घंटे में उधर पहुंच रहा हूँ। आजा। कहकर दासा ने फोन बंद कर दिया। सबसे पहले तगड़ा पैक बनाया। 2 घूंट भरने के बाद दरवाजा भीतर से बंद किया और कुर्सी पर आ बैठा। चेहरे पर सोचें नाच रही थी। इस बीच घूंट बराबर भर रहा था। तभी उसने मोबाइल से पार्कर का नंबर मिलाया। बात हुई। मैं दासा। पार्कर साहब। रेहन के हत्यारे का पता चला? अभी नहीं। पार्कर का शांत स्वर कानों में पड़ा। आप कहें तो मैं भी अपने आदमी इस काम में लगाऊं? वो जल्दी ही। जरूरत नहीं। जी जो हुक्म। तुम्हारे इशारे पर तो त्रेहन नहीं मरा? उधर से टोनी पार्कर ने पूछा।
मुझ पर इस तरह शक करके आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, दासा ने नाराजगी से कहा। उधर से टोनी पार्कर ने फोन बंद कर दिया। उल्लू का पट्टा, मोहनदासा दांत भींचकर बड़बड़ाया, फिर गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया। हाथ में थमे फोन को धीरे धीरे हथेली पर उछालता रहा। मन में यही बात आ रही थी कि पार्कर कभी भी उसके लिए खतरा बन सकता है। एकाएक उसे चंकी की याद आ गई, तो चंकी को फोन कर डाला। हेलो। चंकी की आवाज कानों में पड़ी। तू कुछ करने वाला है कि नहीं? 12 करोड़ लेकर बैठ गया। मोहम्मद खान का काम हो गया आज। मोहनदासा के होठों से कोई शब्द न निकला। 2 पल खामोशी में बीते कि फिर दासा गहरी सांस लेकर कह उठा। क्या बोला तू? मोहम्मद खान गया आज। अब टोनी पार्कर की बारी है। चंकी की आवाज कानों में पड़ी। कब मारा मोहम्मद खान को? दासा सूखे स्वर में बोला। दिन में। तो उल्लू के पट्टे तब मुझे फोन करके बता नहीं सकता था? मैंने अभी पार्कर को फोन करके त्रेहन को मारने वाले के बारे में पूछा। ऐसे में उसे मोहम्मद खान के मरने की खबर मिलेगी तो? अभी नहीं मिलेगी खबर। मोहम्मद खान की लाश वीरान जगह पड़ी है। शायद 2 दिन भी खबर ना मिले। मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ। तुम क्या करते हो उससे मेरे काम का कोई मतलब नहीं। पार्कर को मार दे जल्दी से। अब उसी का नंबर है। मोहम्मद खान की लाश किधर है मुझे बता। मोहनदासा बोला। क्यों? पार्कर को खबर करूंगा। तुम फंसोगे। ये मेरा खेल है और मुझे पता है कि कैसे खेलना है। तेरे को क्या पता कि मेरे दिमाग में क्या है? उधर से चंकी ने मोहम्मद खान की लाश की जगह बताई और फोन बंद कर दिया। मोहनदासा ने टोनी पार्कर का नंबर मिलाया। अब क्या है दासा? टोनी पार्कर की आवाज कानों में पड़ी। एक बुरी खबर देनी है। अभी पता चली। क्या? शायद मोहम्मद खान को मार दिया गया। क्या बकवास करता है? बकवास नहीं कर रहा, मेरे आदमी ने खबर दी अभी। जगह बताऊं? शायद लाश वहां पड़ी। बता। टोनी पार्कर की गुर्राहट कान में पड़ी। मोहनदासा ने जगह बताई। ये तो ये जगह तो वीरान है। तेरा आदमी उधर कैसे पहुंचा? मुझ पर शक मत कर। पता चल गया किधर से भी पार्कर साहब। मैंने आपको खबर दी, थैंक्स कहो मुझे। किसने मारा मोहम्मद खान को? टोनी पार्कर का गुस्से भरा स्वर कानों में पड़ा। ये बीच की खबर है। नाम बताओ उसका। मेरा नाम तो नहीं आएगा? नहीं। कसम से पार्कर साहब, मेरा नाम बीच में आया तो नहीं आएगा। गुर्रा रहा था उधर से टोनी पार्कर। चंकी का नाम सुना है? चंकी? वो मतलब कि सुना है। उसने ही मोहम्मद खान को मारा है। उसने ही त्रेहन को। ऐसा सुना है मैंने। मोहनदासा ने शांत स्वर में कहा। क्यों मारा ये आप जानो, वो जाने। मोहम्मद खान ने उसके बारे में पहले ही शक जताया था कि त्रेहन को चंकी ने मारा। तो आपको पहले से ही पता? मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। वो हरामजादा। ये आप जानो। मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर कहिए, लेकिन पहले वहां किसी आदमी को भेजकर मोहम्मद खान की लाश को देख लीजिए। जो हुआ, मुझे उसका अफसोस। तुम्हें ये सब कैसे पता चला कि? मेरे आदमियों ने खबर दी। और खबर तो कहीं से भी आ सकती। उधर से टोनी पार्कर ने फोन बंद कर दिया। मोहनदासा ने चंकी का नंबर मिलाया और उससे बात की। साले बंदर की औलाद। मोहनदासा ने गुस्से में कहा। टोनी पार्कर ने तेरी दुर्गंध पा ली है। वो तुझे ढूंढ रहा है। क्या मालूम है? चंकी की आवाज कानों में पड़ी। मालूम है? पल भर के लिए मोहनदासा सकपका गया। हाँ, उसके आदमी मुझे ढूंढ रहे हैं। मेरी तस्वीर पाने की चेष्टा कर रहे हैं। परंतु ये मेरा मामला है। मैं निपट लूंगा। मैं नहीं जानता कि उन्हें मेरे बारे में कैसे शक हुआ। तभी कमरे का दरवाजा जोर से भिड़भिड़ाया गया। दासा ने दरवाजे की तरफ नजर मारी। फोन पर बोला। ठीक है, मैंने जो बताना था बता दिया। अब जल्दी से पार्कर को खत्म कर, वरना वो तुझे खत्म कर देगा। कहकर दासा ने फोन बंद कर दिया और कुर्सी से उठते ही दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी दरवाजा पुनः भड़बड़ाया गया और बसंत गोला की आवाज आई। दासा साहब। दासा ने दरवाजा खोला और कहा। इतना तूफान क्यों उठा रखा है? बात ही ऐसी है, बसंत गोला भीतर आता कह उठा। रिम्मी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उधर देवराज चौहान उसके हाथों से निकल गया। उसके आशिक कुंदा मालवे ने जब से नागरे के यहाँ हमला बोलकर जगमोहन को आजाद करवाया, तब से ही ये सारी गड़बड़ होनी शुरू हुई है। दासा के माथे पर बल पड़ गए। तू कहना क्या चाहता है गोला? कुंदा मालवे ने जो किया, मुझे लगता है कि रिम्मी भी उसके साथ है। आपने रिम्मी को कहा था कि देवराज चौहान के कंधे से डिवाइस निकलवाने के बाद देवराज चौहान से जगमोहन को छुड़ाने की बात करनी है। मेरे ख्याल में रिम्मी ने देवराज चौहान से पहले ही ये बात करके उसे सेट कर लिया और कुंदा मालवे के दम पर जगमोहन को आजाद कराकर देवराज चौहान के साथ हो गई। रिम्मी हमको चोट दे गई है, वरना उसका मोबाइल ऑफ नहीं मिलता। जावेद से पीछा छुड़ाने के लिए उसे मेरे पास भेज दिया। अब तक तो वो कुंदा मालवे और जगमोहन के पास पहुंच
ये तेरी अटकलें हैं या विचार? मोहनदासा के माथे पर बल थे। दोनों ही बातें। रिमी ने आज तक दगाबाजी नहीं की है। आज तक इतनी बड़ी दौलत का मामला भी तो सामने नहीं आया। बोला तेज स्वर में बोला। मोहनदासा के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखने लगे। रिमी अपना पिछला हिस्सा दिखा गई हमें। ऐसा मत कह। अभी रिम्मी का फोन आ जाएगा। तो आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आया? जावेद कहता है कि वो देवराज चौहान के लिए सिगरेट लेने गया और जब वापस आया तो रिम्मी पर देवराज चौहान ने रिवॉल्वर तानी हुई। जावेद के मुताबिक रिम्मी ड्रामा करके देवराज चौहान को वहां से भगा रही थी कि हम ये जान लें कि देवराज चौहान फरार हो गया। इसके पीछे रिम्मी की चाल है। नंबर मिला रिम्मी का। ऐसा बोला। क्या? मिला। बेमन से गोला ने रिम्मी का नंबर मिलाया। 2 बार मिलाया फिर बोला स्विच ऑफ ही है। वो तो अब कुंदा मालवीय की गोद में बैठी होगी। हमें पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए था। जब ये पता चला कि कुंदा मालवीय ने नागरे के यहाँ हमला बोलकर जगमोहन को छुड़ा लिया। इतना नाराज मत हो गोला। हम अभी भी मामले को संभाल सकते हैं। देवराज चौहान का हमें पता नहीं और कुंदा मालवीय की भी अभी तक कोई खबर नहीं मिल रही। जबकि टोनी पार्कर का आदमी जितेन देवराज चौहान के पीछे है। इस तरह तो पार्कर मैदान मार लेगा। सब ठीक हो जाएगा। जितेन का फोन नंबर है? मोहनदास ने पूछा। है तो नहीं, पता लगाऊं क्या? लगा। वसंत गोला ने 3-4 जगह का नंबर मिलाकर बात की। मोहनदासा कुर्सी पर जा बैठा। चेहरा शांत था। छठे मिनट गोला ने जितेन का नंबर दासा को बताया। दासा ने जितेन का नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ लंबी बेल गई फिर जितेन का स्वर कानों में पड़ा। हेलो। कैसा है तू? मोहनदासा शांत स्वर में कह उठा। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। जितेन की आवाज कानों में पड़ी। मोहनदासा। 2 पलों के बाद जितेन की आवाज कानों में पड़ी। ओह दासा साहब। देवराज चौहान तेरी नजर में है? हाँ। रिमी तो बेकार हो गई। देवराज चौहान उसे रिवॉल्वर दिखाकर भाग निकला। पर तेरे को पता है कि देवराज चौहान किधर है? बोल। बताने का कितना लेता है? मेरी बात मानेगा तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। पार्कर साहब। पार्कर भाई को कुछ पता नहीं चलेगा। बात तेरी मेरी है। इस बारे में कभी कुछ हो तो सीधा मेरे पास आ जाना। दोस्तों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। तू मेरे काम आएगा तो मैं भी तेरे काम आऊंगा। पार्कर भाई का दमखम खत्म होता जा रहा है। पहले त्रेहन मरा। अब मोहम्मद खान को किसी ने मार। क्या? मोहम्मद खान मर गया? 2-3 घंटे पहले ही मरा है, मुझे खबर मिली थी। पार्कर भाई में अब ज्यादा हवा नहीं बची। मेरा साथ देगा तो फायदे में रहेगा। बता देवराज चांद किधर है? 25 लाख जहां कहेगा वहीं भिजवा देता हूँ। ट्रेन की आवाज नहीं आई। बोल। बोलेगा तो बात बनेगी। 25 कम है। 50 भिजवा देता हूँ। पता बोल कहाँ भिजवाना है? उधर से जितेन ने पता बताया। समझ ले पहुंच गया। अब बता देवराज चांद किधर है? दासा ने पूछा। दूसरी तरफ से जितेन ने बताया कि देवराज चांद किधर है। फिर बोला। कभी गड़बड़ हुई तो मैं आपके पास आ जाऊंगा दासा साहब। जब मर्जी आ। बेशक अब भी आ जा। सर आंखों पे बिठाऊंगा। दोनों साथ पिएंगे। सोहनलाल सारा मामला जान चुका था और गंभीर था। इस वक्त खार के तीसरे रास्ते पर जिस कोठी की बरसाती में दोनों टिके हुए थे वो सोहनलाल के पहचान वालों की कोठी थी। नौकर खाना उन्हें ऊपर ही दे गया था। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। देवराज चांद को रिम्मी के फोन का इंतजार था। का फोन आएगा? सोहनलाल बोला। पक्का आएगा। रिम्मी को दौलत पाने की चाहत बहुत है और मेरे साथ रहकर ही पा सकती है। देवराज चौहान बोला। क्या पता वो। तभी देवराज चौहान का फोन बजने लगा। हेलो। देवराज चौहान ने बात की। देवराज चौहान। मैं रिम्मी। रिम्मी की आवाज कानों में पड़ी। बात करेगा जगमोहन से? करा। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। सोहनलाल की गंभीर निगाह देवराज चौहान पर थी। फिर जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। तुम ठीक हो? हाँ। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हें आजाद कराने की चिंता थी। अब सब ठीक हो गया। इन लोगों ने नागरिक के वहां बहुत लाशें बिछाई। वहां काफी आदमी। बीती बातों को छोड़ो। आगे की सोचो। हमें मुगल बादशाह का खजाना पाना है। रिमी बता रही थी कि सिक्का भी तुम्हारे पास है। मेरे ही पास है। तुम लोगों को अब राजस्थान के जैसलमेर के पास हमीरा गांव तक जाना है। उसके बाद मैं फोन करूंगा। तुम रिमी और कुंदा मालवे के साथ वहां पहुंचो। रिमी को फोन दो उसे बता देता हूँ। रिमी फोन पर आ गई। जैसलमेर के पास हमीरा गांव पड़ता है। जगमोहन के साथ तुम हमीरा गांव पहुंचो। 2-3 दिन में मैं तुम्हें वहीं आप पहुंचकर फोन 2-3 दिन में मैं वहीं आसपास पहुंचकर तुम्हें फोन करूंगा। देवराज चांद ने कहा। मुगल बादशाह की दौलत वहीं कहीं है? रिम्मी की उत्सुकता भरी आवाज कानों में पड़ी। हाँ। ओह। रिम्मी की गहरी सांस
देने की आवाज आई। हम कल सुबह ही चल देंगे। लेकिन क्या लेकिन? टोनी पार्कर, नागरे और मोहनदासा हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। वो तुम अपने काम की तरफ ध्यान दो, देवराज चौहान ने कहा। तुम लोग कहाँ हो कोई नहीं जानता। मैं कहाँ हूँ किसी को नहीं पता। ऐसे में उनका खतरा काफी कम हो जाता है। तुम लोग हमीरा गांव पहुंचो। ठीक है। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और सोहनलाल से कहा, हम कल सुबह जैसलमेर के लिए रवाना होंगे सोहनलाल। रात 10 बजे चंकी ने होटल में खाना खाया। बहुत इत्मीनान से पेट भरा। मोहम्मद खान को शूट करके उसे बहुत तसल्ली हो रही थी कि अब पार्कर भी दूर नहीं। मोहम्मद खान से उसने देवराज चौहान का सारा ताजा मामला जान लिया था और अब आगे की सोच रहा था, पार्कर के बारे में भी और देवराज चौहान के बारे में भी। जब होटल से खाना खाकर बाहर निकला तो मोबाइल बजा। हेलो। चंकी ने फोन कान से लगाया। मुझे नींद नहीं आ रही, चांदनी की रूठी आवाज कानों में पड़ी। करवटें बदल रही। नींद की गोली खाकर सो जा। तू क्यों नहीं आ जाता? चांदनी का नाराजगी भरा स्वर कानों में पड़ा। मैंने आज मोहम्मद खान को मार दिया। सच? तू बहुत बहादुर है चंकी। उधर से चांदनी ने खुशी से कहा। अभी टोनी पार्कर बचा है, उसका काम करना है। वो भी हो जाएगा। तू मेरे पास आ जा, नहीं तो मुझे अपने पास बुला ले। आज तो तेरी जरूरत है। मैं आता हूँ। सच? 1 घंटे में पहुंचा। तू उस बड़ी दौलत की बात कर रहा था, वो कहाँ है? उधर से चांदनी ने पूछा। आकर बताऊंगा। मैंने उस दौलत को जरूर पाना है। तेरी माँ सो गई? नहीं। उसके दूध में 2 नींद की गोली डाल दे। अभी ये काम करती हूँ। नहीं तो जब हम कमरे में होते हैं तो माँ दरवाजे पर कान लगा लेती है। उसने तो दरवाजे में एक छोटा सा छेद भी कर रखा है कि भीतर देख सके। जवानी में पता नहीं क्या क्या काम करती रही होगी। तू पहुंच, तब तक तेरे को माँ सोई मिलेगी और तुम्हारे लिए मेरी बाहें फैली होंगी। सुन, क्या है? बोतल लेते आना। जो पड़ी थी वो जरा जरा करके मैंने खत्म कर दी। ले आऊंगा। दोस्तों, ये कहानी अभी बची हुई है। इधर देवराज चौहान जैसलमेर मुगल बादशाह की दौलत के लिए जा रहा है। उधर रिम्मी, कुंदा मालवीय जगमोहन के साथ वहां पहुंच रहे हैं। टोनी पार्कर का आदमी जितेन पार्कर को और मोहनदासा को, दोनों को खबरें देने में लगा है और उसकी निगाह देवराज चौहान पर है। नागरे केलेवाला को हम कैसे भूल सकते हैं, जो कि सिंथेटिक आदमियों की फौज तैयार करके अंडरवर्ल्ड में सरकार के बराबर अपनी सरकार खड़ी करने को मरा जा रहा है। वो भी मुगल बादशाह की दौलत पा लेना चाहता है कि अपना सपना साकार करे। फिर मुन्नी तो सबसे आगे है, जो अपने गुमनाम आशिक के साथ मिलकर देवराज चौहान पर नजर रख रही है। और वो आशिक देवराज चौहान को डॉन जी कहकर बुलाता है। परंतु वो है कौन, ये बात देवराज चौहान नहीं जानता। और ये पेशेवर हत्यारा चंकी तो मुगल बादशाह की दौलत पाने के लिए अपनी ही चालें चल रहा है। और अब तो चांदनी भी उसके साथ जैसलमेर जाने वाली है, उस दौलत को हासिल करने के लिए। और चांदनी का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है जब चंकी किसी की हत्या करता है। इन सब बातों के साथ हमें यह भी याद रखना है कि जैसलमेर के पास रेगिस्तान की कोई ऐसी जगह है जहां 4 स्तंभों के पास महीने की पहली तारीख को 2 ऐसे लोग आते हैं जिनके पास खजाने का आधा आधा किया नक्शा है। वो नक्शा उन्हीं को देंगे जो मुगल बादशाह के उस जमाने के खास सिक्का अपने साथ लाएगा। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या वहां पर ऐसे 2 लोग महीने की पहली तारीख को पहुंचते हैं, या उनके चले आ रहे वंशज कहीं मर खप गए। दूसरी बात ये कि क्या वो आसानी से नक्शे के उन हिस्सों को सिक्का लाने वालों को दे देंगे। ऐसी और भी ढेर सारी दिलचस्प बातों का जवाब आपको देवराज चौहान के नए सीरीज में मिलेगा, डॉन जी में। चलें? सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखते कहा। यह अगले दिन सुबह 9 बजे का वक्त था। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। हमारा आदमी कोठी के बाहर कार छोड़ गया है। हमें निकल चलना है, परंतु जैसलमेर में हमारा काम जाते ही शुरू नहीं हो जाएगा। आज 25 तारीख है। वो दोनों व्यक्ति 1 तारीख को रेगिस्तान के बीच बने 4 स्तंभों के पास आते ही होंगे। यानी कि हमें 1 तारीख आने का इंतजार करना होगा। तब तक हम 4 स्तंभों वाली जगह देख लेंगे, जरूरी तैयारी कर लेंगे। सोहनलाल बोला। मुंबई में रहने से तो बेहतर सुरक्षित है कि जैसलमेर पहुंच जाना। यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। तभी देवराज चौहान का फोन बजने लगा। हेलो। देवराज चौहान ने बात की। डॉन जी। उधर से वही जाना पहचाना स्वर कानों में पड़ा। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। चेहरे पर अजीब भाव आ गए। इस आदमी को तो जैसे वो भूल ही बैठा था, जबकि इसकी निगाह उस पर हर वक्त थी, हर जगह थी। उसकी हर हरकत को ये इंसान देख रहा था।
तो चलिए दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग यानी अगली सीरीज डॉन जी में मिलेंगे। आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा।